तो जो AEDO का जो आप टेस्ट दिए होंगे, टेस्ट पेपर 1, जिसकी एग्जाम आपको जनवरी में डेट दे चुकी है, काफी अच्छा और बहुत अच्छा एग्जाम है। देखा जाए तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। उसी का डिस्कशन अभी हम लोग GS पेपर 8 का करेंगे, और सारी डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। तो एक बार शेयर कर दें आप सभी लोग, लेक्चर को एक बार शेयर कर दें सभी हमारे साथी, सभी हमारे भाई। हाय, गुड मॉर्निंग। सभी लोग एक बार शेयर कर दें, और फिर आज का करेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम है AEDO का, बहुत देखा जाए तो काफ़ी अच्छा एग्जाम है। प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह ऐप पर ये टेस्ट आपको मिलेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे है। ऑफलाइन के लिए हमारे ऑफिस आइए, और ऑनलाइन के लिए आप प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और टेस्ट में प्लेटफॉर्म का अपना एक जलवा रहा है। इसकी बैच भी चल रही है, आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। TRE4 ना होने के बाद देखा जाए तो एक ये वैकेंसी जो है, इतनी अच्छी वैकेंसी है जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। उसी का आर्ट्स पेपर अभी हम लोग डिस्कशन करने के लिए आए हैं। अच्छा, नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक बार मैं आपको कंफर्म करा दूंगा। आप इस नंबर पे हमको कॉल कीजिएगा, 29490106 पे। क्लास के बाद हम बता देंगे कैसे करना है। 9294901068, 9294901068। ठीक है। तो चलिए अब हम आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 सितंबर 2025 को भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार, कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क का, इसका दूरसंचार नेटवर्क का अनावरण किस शहर में किया गया था? इन विच सिटी वेयर द इंडियंस फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अनवील्ड ऑन सितंबर 15, 2025? ऑप्शन आपके पास है मुंबई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, या हैदराबाद में। कौन से शहर में किया गया था, उसी के बारे में आपको ये पूछ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन जो है, 1 मिनट, इससे पहले भी क्वेश्चन है, ठीक, सॉरी। हाँ, ये क्वेश्चन सेकंड है, पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? कैश जो है, ये कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, बताइए। कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी कहाँ होता है? तो जो CPU के रैम जो होता है, CPU के रैम की अगर मैं बात करूँ, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जो बिटवीन द हार्ड डिस्क एंड रैम में, केवल CPU के अंदर, ओनली द CPU, बिल्कुल CPU और रैम के बीच होता है। एग्जाम कब तक? जनवरी में एग्जाम होने वाला है निधि। कैश मेमोरी कंप्यूटर की एक अत्यंत तेज और अल्प क्षमता वाली मेमोरी होती है। कैश मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में, इसको कहा जाता है, किसमें? कंप्यूटर में इसको कहा जाता है कि कंप्यूटर की एक अत्यंत तेज हाई स्पीड, कौन सा? हाई स्पीड वाली अल्प क्षमता यानी स्मॉल साइज वाली मेमोरी होती है। एक हाई स्पीड और स्मॉल साइज वाली, एक क्या होती है? स्मॉल साइज वाली क्या होती है? मेमोरी होती है। ये हाई स्पीड और स्मॉल साइज वाली मेमोरी होती है कैश जो मेमोरी होती है। कोई आपसे पूछ दे कैश मेमोरी क्या होती है, तो कैश मेमोरी एक हाई स्पीड और स्मॉल साइज यानी छोटा साइज वाली एक मेमोरी होती है। हाई स्पीड और छोटा साइज में इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो CPU के मुख्य मेमोरी और रैम के बीच डेटा का आदान प्रदान करना। क्या करना? डेटा का ओनली द, यानी डेटा के आदान प्रदान करने की इसकी मुख्य भूमिका होती है। कैश मेमोरी की स्थिति सामान्यतः CPU और रैम के बीच ही स्थित होती है। कहाँ होती है? तो CPU और रैम के बीच। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसएस क्या होता है?
एसएस मेमोरी। एक नाम सुने होंगे लोग आप, रोम। तो रोम का मतलब होता है रीड, रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी। एक रीड करता है मेमोरी, और एक उसको रैंडम करता है। ये चीजें होती है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये आपको, यानी इसी को प्रोसेसिंग। अब इसमें जैसे आपको कैश मेमोरी का स्तर भी होता है, L1 कैच सीधे सीपीयू के अंदर होता है, L2 कैच जो सीपीयू के चिप पर होता है, LT3 मल्टी कोर होता है। कैश की भूमिका जो होती है सीपीयू की गति में रैम के बीच को दूर को पटना, यानी सीपीयू और प्रोसेसर के आवश्यक डाटा को भी क्या करना, उपलब्ध कराने की बात होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था, दूसरा बताइए। बताइए, चलिए दूसरा भी बता देते हैं। नई दिल्ली कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे हुई है? तो नई दिल्ली का नाम आप लोग सुने होंगे। यानी कहने का मतलब है, आपको बता दूं कि क्या है, तो नई दिल्ली की बात आप सुने होंगे। मुझे देखिए, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित जो टेलीकॉम था लिंक नई दिल्ली में, जिसमें अगर मैं बात करूं सेंचर भवन, नई दिल्ली के सेंचर भवन नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIOS सी जियो कम्प्लेक्स में को जोड़ता है। इसलिए इस लिंक का जो उद्घाटन जो होता है वो आपको नई दिल्ली में होता है। कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है ना, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चर्चित पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, जिसका विमोचन 5 अक्टूबर को हुआ था? किसके द्वारा? यानी एक चर्चित बुक है। सीमा, गुड मॉर्निंग सीमा। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए, किसके द्वारा लिखने की बात हुई थी? बताइए। तो बताइए, चर्चित। तो विवेक द आर्किटेक्ट, कौन सा? द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया किसके द्वारा का नाम पुस्तक, उसके लेखक के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसके लेखक का नाम है विवेक देवराय। किसके द्वारा? विवेक देवराय द्वारा 5 अक्टूबर 2025 को, जो रिसेंटली अभी हुआ है वो, अगर मैं बात करूं तो विवेक देवराय द्वारा। 1 नवंबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी डिजिटल मुद्रा CBD कौन सा चरण लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ आपको बता दूं तो भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। ये स्थापना इसके होता है, एक्ट जो है, एक्ट 1934 में इसका एक्ट होता है। अच्छा, जो जिस वक्त इसकी स्थापना हुई थी 35 से 37, आपको इसका हेडक्वार्टर कोलकाता देखने को मिलेगा। 37 के बाद इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई, जो अभी भी है। जब ये आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त दो, हमारा देश यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस वक्त दो गवर्नर होते थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन से? ऑसबॉर्न स्मिथ होते थे। और एक का जो नाम है जेम्स टेलर, जेम्स टेलर हुआ करते थे, जेम्स टेलर। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, यानी जब हमने आज़ाद हो गई, तो एक उस वक्त CD देशमुख इसका गवर्नर बने। और 1 जनवरी 1949 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आया। बैंकिंग 1 जनवरी 1949 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और देशमुख सबसे लंबा कार्यकाल रहने वाले के बाद अभी का जो करेंट है संजय मल्होत्रा है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी के तहत क्या करती है? तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, मौद्रिक नीति के तहत, अच्छा बिहार स्टेट, शायद दिक्कत होगा, बिल्कुल।
क्योंकि एक ही आधार कार्ड पर आपने भरा था, तुम्हें भी दिक्कत होगा। पढ़ लिया हूँ राहुल, इधर एक्सप्लेन कर रहा था, में भी दिक्कत होगा बिल्कुल। ठीक है, एक बार क्लियर कर लीजिएगा। मुझे एग्जैक्ट इसके मामले में चूंकि पहली बार एडिटिंग का ऑप्शन नहीं दिया है, तो एग्जैक्ट उस टाइप का इंफॉर्मेशन कहीं नहीं है। ठीक है ना, तो इसका संजय मल्होत्रा है। अब आंसर इसका दीजिए लोग। ठीक है, आंसर इसका दीजिए। चलिए बताइए, इसका आंसर दीजिए। अच्छा, आधार नहीं दिए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। आधार के जगह पर क्या दे दिए थे? आधार के जगह पर क्या दिया था आपने? बताइए तो कौन सा है? तो ये जो है तीसरा चरण है। कौन सा? तीसरा चरण। अच्छा चलिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये जो है वो तीसरा चरण है, तब कोई दिक्कत। मौजूदा सार्वजनिक स्रोत जैसे समाचार, आरबीआई घोषणाएं 1 नवंबर 2025 में किस चरण का? तो तीसरा चरण हुआ था। भारत में डिजिटल ई रूपी सीबीडी का वेल होलसेल यानी वेल होलसेल जो होता है, पायलट नंबर 1 1 नवंबर 2008 को आरंभ किया गया था। रिटेल की अगर बात करें तो 2022 को रिटेल की बात हुआ था, और 2025 में डिजिटली मुद्रा दो सीबीसी का जो है वो तीसरा चरण लॉन्च हुआ था। कौन सा? तीसरा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2025 को बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शहरी, गुड मॉर्निंग मीना, शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने के लिए किस नई योजनाओं की घोषणा की गई थी? किस नई योजनाओं को घोषणा की गई थी? ऑप्शन है मुख्यमंत्री शहरी बागवानी योजना, ऑप्शन है मुख्यमंत्री हरित शहर मिशन, मुख्यमंत्री रूफटॉप गार्डन योजना, मुख्यमंत्री शहरी वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। बताइए 2 अक्टूबर 2025 को, 2 अक्टूबर 2025 को। बताइए। बताइए 2 अक्टूबर 2025 को, तो इसका बताइए, इसके बारे में जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए, मुझे अगर मैं बात करूं, अगर बिहार सरकार की, तो छत बागवानी योजना नामक एक योजना शहर अब हरियाली बढ़ाने के लिए, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए चर्चा में है। इस योजना को शहरी छतों पर बागवानी, गमले एवं फार्मिंग बेड पर 75% अनुदान यानी ग्रांट देने की बात की गई है। और ये मुख्यमंत्री हरित शहर मिशन क्या होता है कि मुख्यमंत्री रूफटॉप गार्डन योजना। बताइए क्या है इसका आंसर? बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो रूफटॉप नहीं, इसका जो है शहरी छतों पर बागवानी और गमले का जो है कौन सा? शहरी छतों पर। अब बताइए इसका क्या है? सी है मुख्यमंत्री रूफटॉप गार्डन योजना की मुख्यमंत्री शहरी वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। ये अभी बिहार सरकार इसको बारे में शुरू की गई है। बताइए इस योजना के बारे में बताइए क्या है? बताइए आंसर दीजिए इसका। तो रूफटॉप है कि बी है? बताइए। अफसाना खातून सी, मीना कुमारी बी। अच्छा, आप लोग अब चेंज भी करने लगे? चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट। अच्छा, रूफटॉप, रूफटॉप के बारे में एक हो रहा है, और एक जो है आपके पास ऑप्शन है हरित वाली। तो रूफटॉप तो आप लोग छत से 75% देने की जो बात की है, उसके हिसाब से आप लोग रूफटॉप देते हैं, और हरियाली के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? बी भी हो जाएगा।
तो बताइए, तो बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2005 को नगरीय योजना घोषित। इस योजना को उन शहरी क्षेत्रों में नगरीय योजना, ये शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए एक नई फसल, इस योजना का मुख्य उद्देश्य होता है शहरों के क्षेत्र में क्या करना, ऊपर जो बात करना वहां पे देने की बात की है। और इसका आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो ग्राउंड लेवल में रहेगा, हरियाली मिशन की देखभाल करेगा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में, नदी योजना, ई भट्टे। और इस योजना की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री हरित मिशन के तहत के लिए किस नई योजना की घोषणा की गई है, तो मुख्यमंत्री हरित मिशन के तहत नई योजना की। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए कौन सा स्थान भारत का प्राप्त हुआ है, बताइए कौन सा स्थान भारत का प्राप्त हुआ है। बताइए कौन सा स्थान भारत का प्राप्त हुआ है। चलिए बी। अब देखिए बात करें तो अगर मैं बात करूं WIPO के रिपोर्ट के अनुसार तो 2025 में 38वीं रैंकिंग पर थी, लेकिन सूचना में कहा गया कि भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वां था। इसलिए यदि अगर मैं बात करूं तो सबसे अगर बात करा जाए तो 38 से भी ऊपर चली गई है और वो 40वें स्थान पर आ गई है। किस पे, 40वें स्थान पर आ गई। पहले बात 38वें की गई थी। भारत का वैश्विक जो नवाचार सूचकांक है वो 38वें स्थान पर की गई थी, लेकिन अभी नए अपडेट के अनुसार अगर मैं इसकी बात करूं तो 40वें स्थान पर चली गई है। स्रोतों की अगर बात करें तो WIPO के आधिकारिक रिपोर्ट में भारत का 225 दिया गया है, लेकिन एक और स्रोत में जब इसकी बात किया गया तो 40। वैश्विक सूचकांक नवाचार सूचकांक की बात करें तो WIPO प्रकाशित करती है, जिसमें देश की उनकी नवाचार क्षमताओं को परिणाम के आधार पर रैंक दिया जाता है। 2025 की रैंकिंग ने भारत को सेंट्रल साउथ एरिया में शीर्ष स्थान पर रखा। भारत की कुछ मजबूत विशेषता ICT सेवा निर्बाध बाद के दौरों में अगर मैं बात करूं तो वेंचर कैपिटल, लेकिन भारत के नवाचार की पारिस्थितिक तंत्रों की कुछ चुनौतियों की बात बोला गया। क्या बोला गया, कुछ चुनौती के बारे में भी बताया गया। और इसका जो है वैसे तो इसका नाम देखा जाए तो 38वां रिपोर्ट में आया है, लेकिन 38वां में ऑप्शन नहीं है। एक रिपोर्ट में इसको 40 भी माना गया है, लेकिन ज़्यादातर अगर जहां पे आपको 38 दिखे तो 38 भी मारिएगा, अगर 40 नहीं तो, ठीक है ना। चीन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, हमारा राजदूत हर देशों में होता है, तो चीन की बातें बताइए। चीन में भारत का नया राजदूत किसको बोला गया है, बताइए। चीन में भारत का नया जो राजदूत है वो किसको बनाया गया, जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके पास है विक्रम मिस्त्री, प्रदीप कुमार रावत, गौतम बम्बवाला, विजय गोखले। बताइए किसको किया गया है, बताइए बताइए। रिसेंटली अभी इनको बनाया गया है, बताइए किसको बनाया गया है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, और एक चीज में आपको देखिए यहाँ पे एक और चीज कंफ्यूजन है। अगर मैं आपको बता दूं तो एक चीज और मैं यहाँ पे आपको सही करते जाऊं तो आपको कहीं कहीं इसमें 45वां भी दिया गया है, तो अब और भी आगे बढ़ गया। एक रिपोर्ट को मैंने और सर्च किया तो एग्जैक्ट इसका आंसर 45वां आएगा। कौन सा, 45वां। यानी देखिए करेंट का है और एक और है 2025। तो ग्लोबल इन्वेक्स का जो है ईश्वर चंद, इसको आप लोग मैंने अभी सर्च किया तो इसको 45वां मानिएगा। कौन सा, 45वां। भारत का जो स्थान है वो कितना है, 45वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 45वां। इसको मान लीजिएगा, कौन सा, 45वां मानिएगा। क्योंकि एक सब करेंट है, इसी को करेंट इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, करंट अपडेटेड भी बोला जाता है। तो कितना स्थान है, कितना, तो इसका जो है वो 45वां स्थान है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑप्शन विक्रम मिस्त्री को, प्रदीप कुमार रावत को, गौतम बम्बाले को या विजय गोखले को। बताइए कोई आंसर भी नहीं दे रहा, क्यों, अभी सब नए क्वेश्चन है क्या आप लोग के लिए।
चलिए जल्दी से आंसर देखिए। अब देखिए बात करें तो प्रदीप कुमार को वर्तमान में भारत के चीन के देश का राजदूत माना गया। अगर देखा जाए विक्रम मिस्त्री को, तो इन्होंने 8 जनवरी 2019 से, कब, 8 जनवरी, बिल्कुल भी ये जो देखा जाए तो 8 जनवरी 2019, कौन सा, 8 जनवरी, अगर विक्रम मिस्त्री की बात बोला जाए तो 8 जनवरी 2019 को इन्होंने, हाँ बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, चलिए 8 जनवरी 2019 से 11 दिसंबर 2021 तक चीन में रह चुके हैं। 8 जनवरी 2019 से 11 दिसंबर 2021 तक ही रहे हैं। विक्रम मिस्त्री की अगर मैं बात किया तो 2021 तक। प्रदीप कुमार की अगर मैं बात करूं तो प्रदीप कुमार रावत भारत के चीन में नियुक्त किए गए हैं, वर्तमान में उसी पद पर तैनात हैं। ये आधिकारिक एम्बेसी ऑफ इंडिया बीजिंग पेज के रूप में संदर्भ है। गौतम के बारे में बात करूं तो गौतम बम्बवाले जो है एक अनुभव आईपीएस अधिकारी है, जो 2017 से 2018 के बीच में चीन में रह चुके हैं। 2017 से 2018 के बीच में चीन में रह चुके हैं। उसके बाद विजय गोखले की बात करूं तो ये 20 जनवरी 2016 से 21 अक्टूबर 2017 तक चीन में रह चुके हैं। ये कब है, तो ये इनका अगर कार्यकाल देखा जाए तो इनका कार्यकाल 2016 से 2017 तक था। उसके बाद ये बने थे गौतम के पहले विक्रम। तो ये देख लीजिए आंसर जो आप लोग का है प्रदीप है, जो अभी रिसेंटली वही है और इसी पद पर वो बने हैं। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, क्रिस्टियानो जलजोल्वा आईएमएफ के हैं। किसका है, AIMF। तो अजय बंगा का नाम सुने होंगे, आंसर मारिए अजय बंगा। विश्व बैंक, ब्रेटन वुड्स, अच्छा, वाशिंगटन डीसी का नाम आप लोग सुने होंगे। तो देखिए विश्व बैंक का अध्यक्ष जो है अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। 2023 से लेकर 2025 में इस पद पर वो बने रहेंगे। अजय बंगा एक भारतीय अमेरिकी व्यवसायी हैं। मई 2023 में इन्हें विश्व बैंक ने 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया है। कौन सा, 14वां अध्यक्ष। ये अगर विश्व बैंक की बात बोला जाए तो विश्व बैंक की ये 14वां अध्यक्ष है। कौन सा, 14वां अध्यक्ष। विश्व बैंक की ये 14वां अध्यक्ष है जिनको नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक की एनसीईआरटी मंडे को सिर्फ 5:30 बजे होगा, बाकी दिन अपने टाइम पर 10 से 11 होगा। ठीक है, मंडे को अपने टाइम पर होगा, बाकी दिन 10 से 11 होगा। ठीक है, 2023 में उन्होंने विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डेविड माल्स का स्थान लिए, किसका स्थान इन्होंने लिया था, तो डेविड माल्स का। जय बंगा जो है वो डेविड माल्स का इन्होंने लिया था। किसका, डेविड माल्स का क्या लिया है, उन्होंने जगह लिया है। गुड मॉर्निंग कविता, डेविड माल्स का लिया है। अजय बंगा एक भारतीय अमेरिकी व्यवसायी रहे थे, उनको 14वां बनाया गया है। और वर्ल्ड बैंक और IMF 1944, बिल्कुल, बुक ऑफ ब्रेटन वुड्स के बाद हुआ था। अजय बंगा का मास्टर कार्ड CEO रह चुके हैं, मास्टर कार्ड का भी CEO रह चुके हैं। बिल्कुल, स्थापना अगर मैं बताऊं तो स्थापना, अगर वर्ल्ड बैंक की स्थापना बताऊं तो 1944 की अगर बात बोलता है। ब्रेटन वुड्स का आप लोग नाम सुनेंगे। इसका और IMF दोनों का हेडक्वार्टर, दोनों का एक ही टाइम हो रहा है, वाशिंगटन DC। कौन सा, वाशिंगटन DC है। और मुख्य उद्देश्य होता है विकासशील देशों के आर्थिक विकास की, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा के लिए ऋण की तकनीक और सहायता प्रदान करने की बात की गई थी। मुख्य काम इसका यही होता है। वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा, इससे पहले कौन सा रह चुका है, डेविड माल्स, जो अभी पूर्व अध्यक्ष ट्रम्प के प्रशासन में नियुक्त किया गया है, ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और एक क्रिस्टियानो जॉर्जिलिया जो है ये IMF के रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल, GS का हो रहा है। और ये बिल्कुल ये रह चुके हैं। और अंशुला कांत है, भारतीय बैंकर है, जो विश्व बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर, CFO, चीफ फाइनेंशियल रह चुकी है। ये भारतीय क्या है, एक भारतीय बैंकर है। क्या है, भारतीय बैंकर है। ठीक है ना, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
17वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भारत प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? बताइए। नरेंद्र मोदी यानी हमारे पीएम, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन या राजनाथ सिंह? बताइए कौन करेगा? बताइए कौन करेगा? जल्दी से आंसर बताइए, कौन करेगा? पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोग को दिखने को मिल जाएगा आंसर। बताइए कौन करेगा? एस जयशंकर, बिल्कुल राइट आंसर, एस जयशंकर। एस जयशंकर। और शायद मेरे हिसाब से आप लोग का जो सेट दिया है उसमें लग रहा है आंसर काफी गलत दिया है, ठीक है ना? एस जयशंकर, बिल्कुल एस जयशंकर करेंगे। कौन करेंगे? एस जयशंकर, बिल्कुल। अगर बात किया जाए तो 17वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का वस्त्र में 2015 में आयोजित किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने यूएनजी की गणना 1945 में शुरू किया था। परंतु यदि वर्तमान 2025 में यूएनजी का सत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का प्रतिनिधित्व पारंपरिक रूप से विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा किया गया है, जो प्रधानमंत्री समय उपस्थित नहीं होंगे। इसलिए चाहे तो ऐतिहासिक 2015 के समकालीन 2025 को भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री करते हैं। 17वां राष्ट्राध्यक्ष, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, न्यूयॉर्क में 17वां संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र है। स्थान न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। संगठन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और भारत के प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, पूर्व सचिव रह चुके हैं, भारत के राजदूत रह चुके हैं, वही करेंगे। अन्य विकल्प की बात करें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कभी कभी ये किए हैं, जैसे 2014, 2019 और 2021 के स्वयं प्रतिनिधित्व थे। ये कब किए हैं याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। 2014 में किए थे, 2019 में किए थे और 2021 में। कब? ये 2021 में किए, स्वयं किए थे। विदेश मंत्री भारत के आधिकारिक, ये जो होता है, अगर मैं बात करूं तो विदेश मंत्री जो होते हैं भारत का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व करते हैं, सभी उच्च स्तरीय का बैठक भी करते हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री होती है। जैसे आर्थिक मंच, कौन सा? आर्थिक मंच। आर्थिक मंच जैसे में अगर मैं बात करूं तो आईएमएफ का नाम सुने होंगे लोग, वर्ल्ड बैंक का नाम सुने होंगे लोग, G20 का नाम सुने होंगे लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुरली सागर, बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल। और रक्षा मंत्री की बात बोला जाए, बिल्कुल ऐसी जानकारी, बिल्कुल थैंक यू पर ये जानकारी अभी यहाँ के नहीं है। चलिए उसके बाद रक्षा के संबंधित अगर बात बोला जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेते हैं, लेकिन यूएनजीए के प्रतिनिधित्व में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये है वित्त मंत्रालय, ये रक्षा मंत्रालय, ये प्रधानमंत्री और एस जयशंकर विदेश मंत्री, ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो आयोजन स्थल अगर मैं बात करूं तो इसका आयोजन स्थल कौन है? तो आयोजन स्थल का नाम यूएसए है। अगर इसकी विस्तृत थोड़ा सा और जानकारी बोला जाए, निष्कर्ष इसका निकाला जाए, संगठन यूएनजीए या यूएन, यूनाइटेड नेशन। भारत की प्रतिनिधि डॉक्टर एस जयशंकर मुख्य। अगर अब देखिए इसका मुख्य मुद्दा क्या है तो जरूर समझ लीजिए, इसमें जो मुख्य मुद्दे रखे गए हैं तो इसका मुख्य मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा मुख्य मुद्दे में? जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ सतत विकास, सतत विकास। कौन सा? सतत विकास की भी बात किया गया है, ठीक है। और उसके बाद आपको डॉक्टर एस जयशंकर, उसके बाद मुख्य मुद्दे जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, वैश्विक शांति, आतंकवाद विरोधी, वैश्विक शांति, वैश्विक शांति, आतंकवाद विरोधी, आतंकवाद विरोधी,
इत्यादि। तो ये मुद्दे हैं, आंसर हो जाएगा बी। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया? जयपुर में, भोपाल में, गांधीनगर में, लखनऊ में? बताइए किस शहर में किया गया है? बताइए किस शहर में किया गया है? चलिए आंसर दीजिए इसका जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ए। चलिए मीना कुमारी का आंसर आ चुका है और देखते हैं। उनचालीस का सी। बिल्कुल क्या है? ए। बिल्कुल किसमें किया गया है? तो जयपुर में। बिल्कुल कहां पे किया गया है? जयपुर में, ठीक है ना। चलिए कह रहा है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम पर रखा गया है? यानी चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम रखा गया है? बताइए चंडीगढ़। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो इसका सम्मेलन हमेशा होता है लाला लाजपत राय। बिल्कुल चलिए आते हैं। चलिए 40 का डी, लाला लाजपत राय। चलो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो लाला लाजपत राय नाम का परिवहन की बात बोला जाए तो बिल्कुल लाला। अच्छा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ के भी नाम से जाना जाता है, नाम का आधिकारिक रूप की अगर बात बोला जाए। अच्छा लंबे समय से पंजाब और हरियाणा के दोनों इस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर भी रखने की मांग कर रही थी, लेकिन केंद्रीय उड़ान मंत्री ने इसे परिवर्तन में प्रधानमंत्री ने मंजूरी के बाद इसका भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए थे। और इसका बात अगर बोला जाए तो क्या है? तो इनका नाम अगर बोला जाए, अच्छा इसमें है, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, कुछ लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं और कुछ लोग इसका आंसर ए दे रहे हैं। तो एक बार बताइए, क्लियर कीजिए लोग, इसका आंसर क्या शहीद भगत सिंह है? हवाई अड्डे की मोहाली पंजाब स्थित है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका प्रबंधन जो होता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट करती है। ये पंजाब और हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के यात्रियों के लिए बात बोला जाए। लाला लाजपत राय लाहौर की घटना से जुड़ी ऐतिहासिक हस्ती है, पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नाम से उनका कोई नाम ऐसा नहीं है। भगत सिंह मारिएगा लोग सर, ठीक है। सही हवाई अड्डा नहीं, सही उस नाम पर ही रखा गया है। अगर बात बोला सुखदेव भगत सिंह के साथी थे, सेनानी थे, ठीक है। और राजगुरु व भगत सिंह के सुखदेव की बात बोला जाए तो सुखदेव के साथ थे। अब चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग का कंफ्यूजन है। अच्छा ये एयरपोर्ट के बारे में बताने लगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ए, बिल्कुल ए रखा गया था चंडीगढ़ के लिए। कौन रखा गया था? ए। इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन की चीजों को भी क्या करना है आप लोग को, फिनिश करना है, समझे। बिल्कुल ऐसा कोई नाम ही नहीं है, तो क्या रखा गया था? ए, ठीक है। चलिए सितंबर 2025 में शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास प्रदान करने हेतु किस राज्य ने अपना घर योजना शुरू की? इन सितंबर 2025 व्हिच स्टेट हैज लॉन्च द अपना घर स्कीम? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात? बताइए, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए लोग, इसलिए मैं भी कंफ्यूज कर रहा था। आंसर था भगत सिंह। कौन से? भगत सिंह। लाला लाजपत तो लाहौर से संबंधित है, ठीक है। सर कुछ बताइए टीआरई 4 के बारे में। टीआरई 4 के बारे में नहीं, अभी जिसका ये दे ले रही हैं उसका पहले आप पढ़िए, ठीक है। आंसर बताइए इसका।
चलिए, मैं सार्वजनिक मध्य प्रदेश इन्होंने सितंबर 2025 में अपना घर योजना शहर के गरीबों को के राज्यों में शुरू किया गया था। दिल्ली अपना घर आवास योजना 2025 नामक एक योजना है जो सस्ते फ्लैट्स देने की योजना की थी। इस योजना द्वारा बल्कि दिल्ली की विकास प्राधिकरण यानी डीडीए द्वारा चलाई जा रही, इसके अंतर्गत 7500 फ्लैटों की पेशकश की गई थी। तो किसके द्वारा चलाई जा रही है? अब देखिए, इसमें कह रहा है 2025 में शहर के गरीबों के लिए किफायती आवास प्रदान करने होती। किस राज्य में अपना घर शहर के गरीबों के लिए? तो अगर बात करूं तो इसका जो सार्वजनिक अर्थ बोला जाए तो एक तो दिल्ली में भी अपना घर चलाया जा रहा है दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बात बता रहा हूँ तो ये अगर मैं बात बता रहा हूँ किस राज्य सरकार, तो उत्तर प्रदेश, मध्य और महाराष्ट्र, गुजरात अपना घर के नाम के शहरी के लिए आवास योजना का घोषणा करने में बात किया जाए। एडीओ की एग्जाम कब होगी? जनवरी में होगी और वो है मध्य प्रदेश में ही चलाया जा रहा है। किसमें? मध्य प्रदेश में ही चलाने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात, ठीक है। अब देखिए, कहीं कहीं आप लोग को कभी कभी यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि अच्छा चलिए, अब इसकी बात बोला जाए तो मध्य प्रदेश, अच्छा उत्तर प्रदेश का भी आप लोग को बात बता दूं। हाँ चलिए, मैं बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में अखबार की कई सूत्रों से ऐसी कोई घोषणा मिली, लेकिन अपना घर नामक योजना की शुरुआत की है। अब देखिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो ऐसा है जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट भी है। तो अगर मैं इसकी बातें बोलूं तो सबसे ज्यादा अव्वल जो आंसर है उत्तर प्रदेश मारिएगा लोग। मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह से शुरू नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ये चालू हो गया। दिल्ली में इस योजना के 700 फ्लैट्स देने की भी बात हुई है, लेकिन पूरी तरह से अगर कहीं चालू है तो वो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और जैसे अपना घर नामक कई योजना की शुरुआत यूपी में की गई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। आंसर हमारी उत्तर प्रदेश में। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2025 तक अपने कुल ऊर्जा का मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को कितना प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? बताइए, कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य? अच्छा, मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई योजनाएं उस टाइप की नहीं है। महाराष्ट्र के की अगर बात बोला जाए तो अपना घर नामक कई नई शहर आवास योजना का जिक्र नहीं मिला। गुजरात में इस नाम के नहीं। उत्तर प्रदेश, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर बताइए। हाँ, अपना घर योजना यूपी, बिल्कुल अपना घर योजना यूपी, ठीक है। मुरली, आप अदर डिटेल तो दे रहे हैं, बाकी डिटेल में आप गलत दे रहे हैं, वहां पे भी कंफ्यूजन आदमी को हो जा रहा है। चले, भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत अन्य नीति घोषणा का यह लक्ष्य रखा है कि 2030 तक अपनी बिजली की क्षमता 50% यानी नॉन फोसिल सोर्स से है। अच्छा, कितने परसेंट? 50%। कितने? 50% है। एक ऐसे विज्ञप्ति के अनुसार 2025 में नॉन फोसिल पावर कैपेसिटी उपलब्ध कराने की 50% तक कर ली गई है। लेकिन अगर आंकड़े की अगर बात बोला जाए तो अगर मैं बात करूं तो स्थापित बिजली से संबंधित है, इसलिए अगर बात बोला जाए तो 50% बिल्कुल कितने करने? 50% लक्ष्य जिसे भारत बिजली क्षमता के संदर्भ में नॉन फोसिल का स्रोत तो कैसा बनने की बात की है। आंसर हो जाएगा 50%। चलिए, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली सीना शेट्टी का संबंध किस राज्य से है? अभी जो मिस वर्ल्ड में जीती है सीना शेट्टी, वो किस राज्य से है बताइए? तो उनका नाम जो है कर्नाटक राज्य से है। किससे? कर्नाटक राज्य से है। कहां से? कर्नाटक। नाम है सीना शेट्टी। खिताब मिस वर्ल्ड 2025 काल्पनिक रूप में माने तो ये भारत के लिए अगर मैं बोलता जाए तो गौर नामित यानी एक गर्व की बात है। सीना शेट्टी का परिचय जन्म 2001 में मुंबई में महाराष्ट्र में हुई थी। मूल निवासी जो था, फैमिली रूट्स कर्नाटक के उडुपी जिलों से है। बीकॉम के स्नातक सेंट जेवियर कॉलेज से मुंबई में की थी। वर्तमान में वो क्या है तो चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थी। करियर था मॉडलिंग, क्लासिकल डांस, भारतनाट्यम जो बहुत फेमस है साउथ का, कर्नाटक, और पब्लिक कम्युनिकेशन से भी सक्रिय थी। ठीक है, कर्नाटक से क्या? कर्नाटक से संबंध रखती है। कहां से? कर्नाटक से ये संबंध रखने की बात बोलती है। अब देखिए,
आपको मैं बता दूं, लग रहा है जो लोग बनाए हैं वो आंसर बहुत गलत बनाए हैं। चलिए आते हैं। विपक्षी दलों का गठबंधन ने राष्ट्रपति चुनाव 2027 के लिए किसे अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया है? अब देखिए, राष्ट्रपति चुनना है 2027 के लिए, बताइए किसको बनाया है? बताइए। शरद पवार। तो अतीत में विपक्ष द्वारा उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की बात चर्चाएं हुई थी, लेकिन उनका इस प्रस्ताव का स्वीकार नहीं किए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी कांग्रेस के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अध्यक्ष है, लेकिन कोई सूचना इस टाइप का नहीं मिली है। नीतीश कुमार तो अब उधर चले गए। विपक्षी दलों की बात बोला जाए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, टीएमसी के प्रमुख राजनीतिक दल है। उन्होंने विपक्षी की गतिविधियों को सक्रिय भूमिका नहीं, लेकिन मुझे अगर बात बोला जाए तो इसकी कोई ठोस सूचना नहीं मिली। उन्हें यह संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया है। एक ही बात बोला गया है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो अगर देखा जाए तो शरद पवार पे, क्या शरद पवार नहीं, शरद उन्हें सबसे सम्मानित नाम माना जाता है। शरद पवार के बारे में चर्चा सबसे ज्यादा चली थी 2000। मल्लिकार्जुन खड़गे की बातें नहीं हुई थी, वो कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं। शरद पवार की बातें चली थी, किसके? शरद पवार के, ठीक है ना। अगला, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बने हुए। दूसरा सबसे अगर बात बोला जाए तो गौतम अडानी उनकी संपत्ति और निवेश की स्थिति में दूसरे पर रखती है। अगर मैं बात करूं तो इनको कितना, गौतम अडानी को, अभी भी अंबानी पहले पे है, गौतम अडानी को दूसरे पर रखा गया, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू की गई थी? अब देखिए, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। रैयतवाड़ी क्षेत्र, तो जब बात किया जाए तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में 3 प्रेसिडेंसी उससे हुआ करती थी। मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसी और एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, लेकिन इसको लागू करने की बात हुई थी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। रैयत व्यवस्था क्या है? रैयत व्यवस्था ब्रिटिश कालीन भारत में भूमि राजस्व प्रणाली का एक प्रकार थी। इसके व्यवस्था के अंतर्गत किसान, रैयत सीधे सरकार से भूमि मालिकों के माना गया था। और प्रत्येक, इसका अगर मैं शुरुआत करूं तो सर थॉमस मुनरो के नाम अगर जाने होंगे 1820 में। थॉमस मुनरो, कौन सा? थॉमस मुनरो 1820 में, आप लोग को याद होगा 1820 में, कौन सा? 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी जो आज का तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और बंबई प्रेसिडेंसी है की बात है। राजस्व का निर्णय प्रत्येक किसानों की भूमि की उत्पादकता के आधार पर तय किया जाता है। किसान सीधे सरकार को भूमि राजस्व देता था, लेकिन भूमि पर किसान का आविष्कार, हाँ, किसान का अधिकार माना गया था जब तक वो हर घर को चुकाता है। सूखा फसल खरीफ के कारण किसान कर नहीं दे पाते थे, जिससे उनकी जमीन को क्या कर लिया जाता था? छीन लिया गया था। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी उन्हें भारत, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, बंगाल में क्या था? बंगाल और बिहार की बात बोला जाए तो यह अस्थाई बंदोबस्त था। कौन था? अस्थाई, अस्थाई बंदोबस्त था, बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। हिस्ट्री में आप लोग को ये सारा चीजें मिलने को मिलेगा। उसके बाद आपको बताएं अस्थाई बंद, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में आपको मैं बता दूं। अच्छा, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में महलवाड़ी था। क्या था? यहाँ पे जो था महलवाड़ी था, महलवाड़ी था। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, तो अस्थाई बंदोबस्त का लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आप लोग सुने होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस का नाम सुने होंगे लोग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये इसके क्या थे? प्रवर्तक थे, मुख्यतः बंगाल। थॉमस मुनरो जो थे, अच्छा, मुख्य और मध्यस्थता क्या था? यहाँ की अगर मध्यस्थता बताया जाए तो जमींदार थे, जमींदार। मध्यस्थता क्या था? जमींदार। उसके बाद मद्रास, मुंबई, इसको थॉमस मुनरो का नाम सुने होंगे जो मैंने बता दिया। महलवाड़ी के बारे में अगर बता दिया जाए तो महलवाड़ी का अगर बारे में बता दूं
तो हॉल्ट मेकाजी का नाम सुने होंगे, हॉल्ट मेकाजी ये थे, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा बी। अशोक के शिलालेख का सबसे पहले किसने पढ़ा था, यानी जो अशोक का शिलालेख है उनको सबसे पहले कौन पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंस। कौन सा, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम था। अशोक महान शासक अपने शासक काल में अनेक शिलालेख और अभिलेख विभिन्न स्थलों पर खुदवाए। इस शिलालेखों को धम्म नीति भी नैतिक उपदेश और प्रजों के कल्याण से जुड़ी बातों की बात बोली जाती थी। धम्म नीति नाम सुने होंगे लोग, धम्म नीति। धम्म नीति के साथ आप ये भी नाम सुने होंगे क्या, तो धम्म नीति नैतिक उपदेश, प्रजा, नैतिक उपदेश, नैतिक उपदेश, नैतिक उपदेश, उसके साथ इनके बारे में जो शिलालेख था बिल्कुल उनके बारे में प्रजा के कल्याण से जुड़ी यानी जनता के कल्याण से जुड़ी बातें किए थे। और विवरण का नाम था जेम्स प्रिंस। राष्ट्रीयता विदेशीता पेशा था, पुरातत्व को देखभाल करना, मुद्रा शास्त्री को था, एस्थेटिक सोसाइटी का अगर इसका पद की बात बोला जाए तो एस्थेटिक सोसाइटी के ऑफ बंगाल के सचिव थे। 1837 में उन्होंने ब्राह्मा लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा था। ब्रह्मा लिपि को उन्होंने सफलतापूर्वक पढ़ा था। क्या थे प्रिंस, तो उन्होंने अशोक के शिलालेखों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, खास करके दिल्ली टोपर, मीरत, गिरनार, सांची जैसे चीजों का। जेम्स विलियम जेम्स के बारे में बोला 1784 में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ऐसी सोसाइटी कौन सा, एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना इन्होंने किया था। मैक्स मुलर का नाम बोले तो जर्मन विद्वान थे जिसने वेदों का अनुवादक थे, पर उन्होंने शिलालेखों का अनुवाद का अध्ययन नहीं किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिम का नाम सुने होंगे, भारत के पहले पुरातत्व का सर्वेक्षण के निदेशक से प्रिंसप के कार्यों को आगे बढ़ाया था और स्वयं का शिलालेख नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स मिलर। बोलिए कैसा लग रहा है डिस्कशन, थोड़ा ये भी बताते रहिएगा। कुछ क्वेश्चन में शुरू से कंफ्यूज था, वो क्या था ना, कुछ क्वेश्चन में ऐसा था कि आंसर भी गलत दिया है। आप लोग का जो सेट में है आंसर भी कुछ गलत दिया है, उसमें इंसान कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाएगा। सेट को छोड़िए, अब इधर डिस्कशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सेट को बताइए, हटाइए। नीति आयोग का गठन किस संस्था के स्थान पर किया गया, अब बताइए। नीति आयोग का गठन किस संस्था के स्थान पर किया गया, बहुत इजी क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन है, चलिए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था, प्रस्तावना 42वां संशोधन अधिनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा मानी जाती है। क्या मानी जाती है, हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है हमारी संविधान की आत्मा मानी जाती है। संविधान की आत्मा, कौन सा, संविधान की आत्मा मानी जाती है, आत्मा मानी जाती है। और इसको 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, केवल एक बार प्रस्तावना संशोधन में किया गया था। यह संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। 1976 की बात बोला जाता है। बिंदु था प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उद्देश्य था संविधान में समाजवादी को धर्मनिरपेक्ष रूप से सुदृढ़ बनाना, सही बनाना। और उसके बाद इनका प्रभावी तिथि था 3 जनवरी 1977। संविधान में परिवर्तन के कारण आपातकाल पृष्ठभूमि थी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे। मूल प्रस्तावना की बात बोला गया था, उसमें चेंज नहीं होगा, अर्थात जोड़े गए थे। क्या क्या जोड़ने की बात, अतिरिक्त परिवर्तन भी हुआ था। यूनिटी ऑफ नेशन को बदलकर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन किया गया था और जोड़ा गया था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसमें 3 चीज को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, ये तीनों चीज को इसमें जोड़ने की बात की गई थी। अखंडता, ये 3 चीज इसमें जोड़ा गया था। संशोधन का उद्देश्य था संविधान के आदर्शों को स्पष्ट करना, ये बताना कि भारत समाज और धर्मनिष्ठता के सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रीय एकता, राजेश कुमार सेठ कौन कौन देने गए थे कल, पता नहीं, अब देख लीजिए, बताइए आप लोग। राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ बनाना, ठीक है ना। 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1978।
अच्छा, 42वां को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आपको बता दूं, आपातकाल के बाद मौलिक अधिकारों के कार्यपालिका में अधिकारों को बदलाव किया गया था। 1976 42वां 24वां संविधान के संविधान संशोधन को सपोस्ट किया गया था। केशवानंद भारतीय केस संबंधी से जो केशवानंद भारतीय बना, केरल के बाद जो बोला गया जो सबसे लंबा बेंच अभी के वही है। 61वां संविधान संशोधन, मतदान आयु के लिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसी के बीच में किया गया था। मतदान जो 21 से राजीव गांधी इसको किए थे, 21 से 18 वर्ष जो किया गया था, ये 61वां संविधान संशोधन में ही किया गया था। 1988 में कब किया गया था? ये 1988, ठीक है। 24वां कब हुआ था? 24वां 1971 हुआ था, 1971, क्लियर। ये 1971 में, ये 1988 में, ये 1978 में, और ये हुआ था 1976 में। इसी को सॉरी 1900, एक मिनट यहाँ ये हुआ था, एकदम कंफ्यूज नहीं, ये 1976 में और ये हुआ था 1978 में। इसको 76 को ही 42वां कॉन्स्टिट्यूशन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 42वां अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस स्थान पर किया गया है? तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था, और ये थिंक टैंक पर काम किया जाता है, ठीक है ना। इसी को योजना आयोग 1950 में किया गया था, उसके जगह पर नीति आयोग को कर दिया गया स्थापना। जो योजना आयोग का जो स्थापना था, अगर योजना आयोग के बारे में बता दूं तो 15 मार्च 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, वहीं किए के लोग प्रमुख उद्देश्य होता है भारतीय पंचवर्षीय योजना जो अब खत्म हो चुकी है, इसी के जगह पर नीति आयोग आ चुका है। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठन का उद्देश्य था सहकारी संघवाद। सहकारी क्या था? सहकारी संघवाद था। गठन का उद्देश्य जो था सहकारी संघवाद था। भारत के प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इसका सीईओ नीति के होते हैं सुमन बेरी, जो अभी है थिंक टैंक पर काम करता है। कौन किस पे काम करता है? थिंक पैड। और नीति आयोग राज्यों के साथ मिलकर नीति निर्माण की भागीदारी को बढ़ाना, नीचे से ऊपर यानी बॉटम योजना के दृष्टिकोण अपनाना, सतत विकास पर कार्य करना और दीर्घकालिक विकास की रणनीतियों को तैयार करना। वित्त आयोग इस संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। 15वां वित्त आयोग इनके सिंह समिति है। 16वां हो गए 2026 में हर 5 साल की बात होती है। राज्यों के और केंद्र के बीच में आय की बात होती है। राष्ट्रपति के चीजों पर कहने पर इसको चुना गया था। राज्य और केंद्र के बीच में वितरण की बात करता है, राष्ट्रपति के कहने पर इसको चुना जाता है। 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया है। कौन है? अरविंद पनगड़िया अभी 16वां वित्त आयोग को चुना गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद यह योजना आयोग से जुड़ी एक सलाहकार संस्था थी। इस पर नीति आयोग ने कोई प्रतिस्थापित नहीं किया है। राष्ट्रपति एक संवैधानिक संस्था है, नीति आयोग से कोई संबंध नहीं रखते हैं। आंसर हो जाएगा बी। बोलते रहिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? चूंकि हर 10 साल पे जनगणना होती है, 2021 में होने वाली थी जो अभी नहीं हुई है, चूंकि हाँ बिल्कुल तो अपने टाइम पे चलिए 3 बजे। उसके भारत की जनगणना जो सेंसेक्स ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार देश का सबसे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात बोले तो था अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश केंद्र। अभी टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7 से 9 किया गया, 9 से 8 हो गए केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात कहा जाए तो, ठीक है। 7 से पहले 7 हुआ करते थे, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया, फिर दादर नागर हवेली को जोड़कर 8 कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्तियों की वर्ग किलोमीटर। मिजोरम की अगर बात बोला जाए तो ये 52 थे, यहाँ कितना है? 17 जो है व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मिजोरम की बात बोले तो ये 52 था। मिजोरम कितना है? 52। मिजोरम 52। सिक्किम की बात बोले तो 86, और नागालैंड की बात बोले तो 119। क्या है? 119। और भारत का औसत घनत्व है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति जो है औसत इसका वर्ग
किलोमीटर। सबसे ज्यादा इसमें अगर बात बोला है क्या करा, सबसे जनसंख्या वाला घनत्व, तो बताइए सबसे कम 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 जनसंख्या वाला घनत्व अरुणाचल प्रदेश मात्र 17 है। वहीं सबसे ज्यादा आ जाता है 1 किलोमीटर, बिल्कुल वही तो बिहार आ जाता है। बिहार राजधानी इसका ईटानगर है, क्षेत्रफल इसका 88,743 है, जनसंख्या लगभग 13.8 लाख है। कारण क्या है, तो पहाड़ी और दुर्ग क्षेत्र में घने वन के सीमित शहरीकरण की कठिनाई होती है। सिक्किम 86, इसके बारे में मैंने बता ही दिया। जनगणना उसके बाद हुई नहीं है, हर 10 साल के बाद जनगणना हुई थी। जनगणना 21 में होने वाली थी, कोविड की वजह से जनगणना को रोक दिया गया, बाद में इसको फिर बताया गया, जातीय जनगणना के अनुसार भी इसको रोकने की बात किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? बताइए किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका किया था। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने इसको किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर बात बोले, ऑल इंडिया फॉरवर्ड एक राजनीतिक संगठन है जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही की थी। कब की थी? सुभाष चंद्र बोस इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में ही कर दी थी। कब? 1939 में कर दी थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी और समाजवादी दिशा देना। स्थापना जो था नेता सुभाष चंद्र बोस की 3 मई 1939 का, 3 मई भी लिख लीजिए लोग, 3 मई 1939। अगर बात उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वामपंथी और संगठित जनशक्ति के माध्यम से आगे बात करना। मुख्य विचारधारा था समाजवाद और राष्ट्रवाद। मुख्य नारा जो था इनका, ऑल पावर ऑफ द पीपल, सारा अधिकार जनता का है। नारा जो था इनका, सारा अधिकार किसका है? तो सारा अधिकार जनता का। ठीक है, 1938 में। ठीक है, बिल्कुल आप लोग एईडीओ का ज्वाइन कीजिए, इसमें कोई दूर नहीं है। भगत सिंह के बारे में बता दें, उन्हें हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। HSR इनको बोला जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की नहीं, ये क्लास पर डे नहीं चलेगी, ये टेस्ट होता है सैटरडे को, इसका शायद मंडे को सप्ताह में एवरी मंडे को इसका डिस्कशन चलेगा। उसके बाद छुट्टियों को बाद देखा जाएगा, जैसे आप लोग का नाम होगा उसके हिसाब। जवाहरलाल नेहरू एक कांग्रेस के नेता थे, समाजवादी विचार थे, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक से उनका कोई संबंध नहीं था। BR अम्बेडकर, उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 की स्थापना की थी, लेकिन इससे उनका भी कोई संबंध नहीं था। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए। अनुच्छेद 82 राष्ट्रपति के समाधान, अनुच्छेद 76 भारत का महानवादी, अनुच्छेद 78 भारत जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 80 लोकसभा की संरचना। कार्य है सही सम्मिलित नहीं है। यानी इनमें से PDF कहां से मिलेगा? टेस्ट है दीजिएगा, टेस्ट से मिलेगा। चलिए, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान सही सम्मिलित है। और राष्ट्रपति 72 को यह शक्ति देता है, किसी भी अपराध के लिए वो क्षमा दान कर सकते हैं। किसी भी अपराध के लिए वो क्या कर सकते हैं? क्षमा दे सकते हैं। दंड को स्थगन कर सकते हैं, दंड को परिवर्तन कर सकते हैं, दंड को माफी भी दे सकते हैं। अनुच्छेद 72 सही। अनुच्छेद 76 ये भारत के महानवादी जो अटॉर्नी जनरल जिसको बोला जाता है, इसके तहत भारत के प्रमुख विधिक सलाहकार होते हैं, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इसको, और ये भारत सरकार की सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालय में पैरवी करते हैं डायरेक्ट। अनुच्छेद 78 भारत के प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य की बात बोला जाए, राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद के निर्णयों को सूचना देना, राष्ट्रपति के प्रशासनिक कार्यों को जानकारी देना, राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत करना। अनुच्छेद 80 ये लोकसभा की, अनुच्छेद 80 लोकसभा से नहीं है बल्कि ये है राज्यसभा से। तो ये तीनों सही है। एक किससे है? राज्यसभा से, जिसको हम लोग अपर हाउस भी बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। लोकसभा हर 5 साल पर विघटित हो जाती है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। इसलिए लोकसभा एक पब्लिक चुनाव है जिसको हर 5 साल पर चुनाव लड़ना होता है। और राज्यसभा से राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 250
50 और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राज्यसभा में। खेल से, संगीत से, इस तरह से सचिन तेंदुलकर का नाम आप लोग सुने होंगे लोग, रेखा का नाम आप लोग सुने होंगे लोग, जो राज्यसभा में गए तो यही नाम सुना जाता है। ठीक है ना, चलिए तो आज का आंसर हो जाएगा डी, चूंकि पूछ रहा है नहीं तो नहीं तो यही है। चलिए तेरा वेदों की ओर लौट का नारा किसने दिया था? बड़ा फेमस नारा है, वेदों की ओर लौट चलो। जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और इसका आंसर दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कहीं है स्वामी दयानंद सरस्वती? मारिए आंसर सी निकलते लिए। वेदों के गो बैक टू द वेद इन्होंने नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस नारा को दिया था। कौन दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस नारा को दिया था। पूरा नाम था इनका, अगर बात मूल शंकर तिवारी, बाद में इनको स्वामी दयानंद से इनका जो पुराना नाम जो था, अगर देखा जाए पूरा नाम भी था इनका मूल शंकर तिवारी। किनका? मूल, कहीं भी नाम पूछता है आपको, मूल शंकर तिवारी इनका जो पूरा नाम था। कौन सा? मूल शंकर तिवारी। और बात किया जाए जन्म इनका 12 फरवरी 1824 के टंकरा यानी गुजरात में हुआ था। मृत्यु 30 अक्टूबर। इसके संस्थापक का नाम था, आर्य समाज का संस्थापक भी थे। किसका? आर्य समाज का संस्थापक। क्वेश्चन पूछ देता है बहुतों बार कि आर्य समाज का संस्थापक किसने किया है, तो आर्य समाज का संस्थापक स्वामी विवेक स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। आर्य समाज का संस्थापक 1875 के मुंबई में, कहाँ पे? 1875 मुंबई में इन्होंने किया था। ठीक है, अब वेदों की ओर लौट चले। भारत के आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य था वेदों की सर्वोच्च धार्मिक। ठीक है ना, चलिए राजा राम मोहन राय के बारे में बता दूं तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। किसके थे? ब्रह्मा समाज के। ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आप लोग सुने होंगे लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती आपको और ये तो पूरे स्वामी विवेकानंद का तो नाम आप लोग सुनी ही होंगे लोग। इन्होंने रामकृष्ण मिशन, कौन सा नाम बहुत फेमस है? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का नाम आप लोग सुने होंगे। ये कौन थे? विवेकानंद। और उन्होंने कहा था उठो जागो और लक्ष्य के प्रतीक क्या करो? उठो जागो और लक्ष्य के प्रतीक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल के समाज सुधारक थे। विवाह विधवा कानून 1856। कौन सा? विवाह विधवा कानून। विवाह विधवा कानून 1856। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। मारिए और चलिए। ठीक, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से कौन सी उत्तर की ओर प्रभावित होती है? बताइए, उत्तर की ओर। तो सुन बताइए, इसका आंसर बताइए। बिहार में बहने वाली कौन सी नदी उत्तर दिशा की ओर जाती है? तो बिहार की अधिकांश नदियां गंगा की सहायक नदियां तो दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर जाती है। सोन नदी एक अपवाद है इसका। कौन सा? सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ टेस्ट में क्यों? डिस्कशन में मजा आ रहा है? बताइए जल्दी से एक बार कैसा लग रहा है डिस्कशन? सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, डिस्कशन कैसा लग रहा है? जल्दी से एक बार कमेंट कर दें सभी लोग। बीच में थोड़ा सा आंसर को मैं जब देख रहा था शुरुआती दौर में थोड़ा सा ही लग रहा था, लेकिन मैंने बोला कि आंसर से मिला नहीं। चलिए अब बात करते हैं सोन नदी। सोन नदी इसका आपके लिए, आपको इसको पीडीएफ लेने के लिए आपको टेस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। एईडीओ का प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में टेस्ट चल रहा है। अब ज्वाइन करेंगे, फिर इसका सभी सब्जेक्टों का डिस्कस। नाइस सर, थैंक यू सो मच। फिर डिस्कशन इसका होता है। तो चलिए, बिहार में जो रहने वाली जो नदी है, अधिकांश नदी दक्षिण से पूर्व की ओर जाती है, लेकिन सोन नदी इसका अपवाद है। इसका बहुत अच्छा लग रहा है। उद्गम स्थल अमरकंट पठार, जिला मध्य प्रदेश, लंबाई लगभग
784 मुख्य प्रवाह प्रारंभ में पूर्वी की ओर, परंतु प्रवेश करते ही ये उत्तर की दिशा की ओर मुड़ जाती है। पटना के समीप जो गंगा, थैंक यू, गंगा नदी जो मिलती है, मुख्य सहायक नदी इसका है रिहंद, कन्हार, नॉर्थ, और विशेषता है बिहार में एकमात्र प्रमुख नदी जो उत्तर दिशा की ओर बहती है बागमती। नेपाल की शिवालिक पर्वती जो दक्षिण से पूर्वी की ओर जाती है, क्या दक्षिण से पूर्वी बागमती, जो नेपाल के शिवालिक पर्वत, कहाँ पे, नेपाल के शिवालिक पर्वत, नेपाल इसका उद्गम स्थल है, नेपाल के शिवालिक, ठीक है। कोसी, आप कोसी से सभी को, नेपाल के हिमालय से दक्षिण से पूर्व की दिशा और, ये भी दक्षिण से पूर्व की दिशा और, नेपाल के हिमालय दक्षिण से पूर्व। गंडक, गंडक के बारे में आपको बता दूं, नेपाल के हिमालय से है जो दक्षिण से पूर्व की दिशा और। सोन नदी जो हम लोग का आंसर है, और सोन नदी जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश उत्तर दिशा की ओर, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा सोन नदी। थैंक यू सभी को, थैंक यू। अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा शेयर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, बताइए कौन सी जोड़ी जो है वो सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय समुद्रगुप्त, पुरी विश्वविद्यालय अशोक, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो विक्रम विश्वविद्यालय धर्मपाल सही पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, ये धर्मपाल, ये क्या है, ये सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पाल वंश राज धर्मपाल ने स्थापित किया था लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दी में। यह तिब्बती बौद्ध पंडित का एक प्रमुख केंद्र और नालंदा के बाद बंगाल में पूर्व प्रमुख के बौद्ध अध्ययन केंद्र माना जाता है। नालंदा समुद्रगुप्त नहीं, गलत है। नालंदा जो प्राचीन काल की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, नालंदा की स्थापना गुप्त काल के समय ही कहा जाता है, कुमारगुप्त, गुप्त काल, गलत है, ठीक है। ओंदपुरी विश्वविद्यालय कुमारगुप्त वन, समुद्रगुप्त इसे स्थापित करने वाले नहीं, तो ओंदपुरी यह पाल वंश के काल में स्थापित बौद्ध विश्वविद्यालय में से एक थी। आमतौर पर पाल राजवंश के संस्थापक थे, क्या थे, पाल राजवंश के संस्थापक थे। सम्राट अशोक के मौर्य की बात हो रहा है, तो ओंदपुरी निर्माण उनके समय का भी नहीं था। ये तीनों गलत है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए, कह रहा है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, कैग का नियुक्ति बोले, कैग प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या लोकसभा। तो ये जो करने वाले का नाम है राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे चीजों का सिलेक्शन भी देखा जाए तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा का परीक्षक, आर्टिकल में अगर बात बोले संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में कैग की संविधान 148 में दिया। नियुक्ति करने वाले राष्ट्रपति, कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष होता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया था, हड़प्पा सभ्यता में, बताइए। प्राचीन इतिहास की बातें बोल रही है हड़प्पा सभ्यता, तो मोहनजोदड़ो का नाम सभी लोग सुना होगा आप में से। मोहनजोदड़ो ग्रेट बर्थ की अगर बात बोला जाए तो हड़प्पा सभ्यता, जिसको वैली सिविलाइजेशन के सबसे प्रसिद्ध संरचनात्मक के उन्नत खोजों में से एक था, ये पूछता है महान स्नानघर की स्थापना, तो मोहनजोदड़ो का नाम रखिएगा और मारते चले जाइएगा। ये है बीपीएससी एईडी एंड बीपीएससी सीजीएल 4 का सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद 935, निश्चय बैच, ऑल सब्जेक्ट पेपर 1, 2 और 3, एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित है। अलग अलग शिक्षक अलग अलग विषय को पढ़ाते हैं। फी मात्र आपको 499 है। आप इसको ज्वाइन कीजिए, टेस्ट ज्वाइन कीजिए, आपको मिलेगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड कीजिए, अभी भी टाइम निकला है। टीआरई 4 के चक्कर में थोड़ा सा अभी कम पड़ जाइए, क्योंकि आपको उससे पहले एग्जाम है, जनवरी में होने वाला है एग्जाम है, नवंबर में होने वाला था, जो इलेक्शन की वजह से इसको जनवरी में डेट दे दिया गया। 16 और 20 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। बहुत सुनहरा मौका है एक ऑफिसर बनने का, अगर बात किया जाए तो ऑफिसर बनने का यहाँ बहुत सुनहरा मौका है। ज्वाइन कीजिए और ऑफिसर बनिए। बहुत सुनहरा मौका है। चलिए, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी,
तो आत्मीय सभा का स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किए थे। कौन से? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की आधुनिक भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार के आंदोलन की शुरुआत से जुड़ी है। यह संगठन भारतीय समाज के व्यापक अंधविश्वास, रूढ़िवादी और सामाजिक बुराइयों के विरोध में बनाया गया था। इसकी जो राजा राम मोहन राय के बारे में बता दूं, 22 मई 1772 का इनका राजनगर बंगाल में इसकी होती है। और इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है इनको। भारतीय, याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इनको कहा जाता है, जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। कोई आपसे पूछ दे भारतीय पुनर्जागरण क्लास कब तक चलेगी सर? जब तक 100 क्वेश्चन हो जाए चलेगी, ठीक है। पुनर्जागरण मुख्य उद्देश्य था धार्मिक सहिष्णुता, स्त्री शिक्षा, उसके बाद सती प्रथा का उन्मूलन, सामाजिक समानता का तर्कवाद। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कब किए थे? 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था, 1815 में किया था। मुख्य उद्देश्य था हिंदू समाज के धार्मिक सुधार और सामाजिक जागरूकता लाना। कार्यशैली था कई औपचारिक संगठन नहीं थे, एक बौद्धिक विचार के मंत्र थे। उद्देश्य और विचारधारा एकेश्वर और मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किए थे इन्होंने, ठीक है। केशव चंद्र की अगर बात बोला जाए, केशव चंद्र ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। देवेंद्र नाथ टैगोर की बात बोला जाए तो ब्रह्मा समाज के द्वितीय प्रमुख थे। और दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, अभी बताया आर्य समाज। चलिए, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रित नीति किसने लागू की थी? दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रित नीति किसने लागू की थी? बताइए, दिल्ली सल्तनत में। तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आप लोग सुने होंगे, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल। कौन किया था? अलाउद्दीन। दिल्ली सल्तनत में काल में बाजार नियंत्रित नीति का, मूल्य नियंत्रित नीति, इसका अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी, शासन इसका था 1296 से 1316, 1296 से 1316 इसका शासन काल था। राजधानी दिल्ली था। मुख्य उपलब्धि था मंगोलों को पराजित करके दक्षिण भारत के सल्तनत को विस्तार करना। मुख्य उद्देश्य था सेना, मूल्य वृद्धि, व्यापारी की बात किया जाए, ठीक है ना। इल्तुतमिश के बारे में आप लोग मालूम है, प्रारंभिक तुर्क शासक थे। बलवान, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ बनाना। और मोहम्मद बिन तुगलक कई आर्थिक प्रयोग किए, जैसे टोकन मुद्रा चलाने वाला। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? दीन इलाही आप लोग को मालूम ही होगा, दीन इलाही तो ये अकबर शुरू किए थे। दीन इलाही का अर्थात होता है ईश्वर का धर्म। क्या होता है? अकबर ने इसको शुरू किए थे, ईश्वर का धर्म। किसका धर्म? ईश्वर का धर्म। ईश्वर का धर्म होता है, ठीक है। और ये हुमायूं जो था बाबर का बेटा था, बिल्कुल। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक। धार्मिक सुधार में कोई ऐसी नीति नहीं था। हुमायूं बाबर का पुत्र, जहांगीर अकबर का पुत्र। उन्होंने दीन इलाही का अनुसरण नहीं किया, ठीक है। ये इनका पुत्र था। आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में बताइए। जैसे कुंवर सिंह हमारे बिहार के मालूम है आप लोग को। बेगम हजरत महल का नाम आप लोग जानते होंगे। बेगम हजरत महल बहुत फेमस नाम है। लखनऊ में इन्होंने 1857 के विद्रोह के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। कई विद्रोह कई क्षेत्रों में पाला, दिल्ली, कानपुर, झांसी, बिहार अथवा लखनऊ आदि में भी पाला। इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। पति वाजिद अली शाह के अवध के अंतिम नवाब थे। स्थापना लखनऊ अवध जो वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश में है। भूमिका 1857, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ताट्य टोपे मध्य प्रदेश के कानपुर, ग्वालियर और में विद्रोह का नेतृत्व किए। नाना साहब के सहयोगी कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर जो आरा का नाम था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको बीपीएससी के
कमीशन में भी पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमलित है, बताइए कौन सा सही सुमलित के बारे में बात बता रहा है, बताइए। तो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल राइट है, यही है। भारत के इतिहास में विदेशी इतरा ये बात बोले, इब्न बतूता जो नाम था अबू अब्दुल मोहम्मद बिन बतूता, और ये देश मोरक्को की थी, जिन्होंने भारत के आगमन 1333 ईस्वी में इन्होंने भारत में निवास लगभग 7 वर्षों तक था। ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम है मैडम वाल्तिस्की और कर्नल ओलकेट, इन्होंने ही किया था। कौन किया था? यही दो लोग ने मिलकर किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी आधुनिक भारत के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय आत्मीय संस्था है। इसका उद्देश्य था पूर्वी यानी ईस्टर्न और पश्चिमी यानी वेस्टर्न आध्यात्मिक ज्ञान का समन्वय करना, मानवता की एकता करना। स्थापना 1875 ईस्वी, क्या था? 1875 ईस्वी स्थापना न्यूयॉर्क। संस्थापकता मैडम हेलन पुत्रा और मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक एकता, आत्मज्ञान और विश्व प्रभुता पर प्रचार करना। मुख्य सिद्धांत था सत्य ही सभी धर्मों में है। ठीक है। एनी बेसेंट, उन्होंने बाद में थियोसोफिकल सोसाइटी को भारत के शाखा का नेतृत्व भी किया था। और एनी बेसेंट के बारे में आप कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, राजा राम मोहन राय के बारे में तो बता दिए ही है। माउंट किली मंजार किस देश में स्थित है? माउंट किली मंजार जो है, किली मांजरो, किस देश में स्थित है? केन्या, उगांडा, तंजानिया, रवांडा, बताइए किस देश में स्थित है? तो तंजानिया का नाम सुने होंगे लोग। माउंट किलीमंजार अफ्रीका का सबसे, टीईटी के लिए जीके जीएस यहाँ से पढ़ सकती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जीके जीएस पढ़ सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। जीके जीएस तो सभी के लिए काम आता है, आपको क्या लग रहा है? सभी के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो ये तंजानिया में स्थित है। किसमें? तंजानिया में। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स घास दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अर्जेंटीना, बताइए। डाउन्स घास कैसा अच्छा लग रहा है? डाउन्स घास विश्व के समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक घासों का मैदान है। यह प्रश्न पूछता है डाउन्स नामक घास के मैदान किस देश में पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है। बिंदु के मुख्यतः न्यूजीलैंड की दक्षिण द्वीप जलवायु इसका जो है समशीतोष्ण है जलवायु, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का वह घास जो मैदान वेल्ड कहलाते हैं, मैदान वेल, दक्षिण अफ्रीका के घासों में मैदान वेल। ऑस्ट्रेलिया, वहां के घास मैदान डाउन्स लैंड्स या पैलेस होते हैं। कौन होते हैं? करता, लेकिन डाउन्स लैंड्स विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, अफसाना खातून बिल्कुल आपने सही बोली, लेकिन विशेष रूप से न्यूजीलैंड से जुड़ा हुआ है। अर्जेंटीना, ये घास का मैदान पंपास, पंपास का नाम आप लोग सुने होंगे लोग। यहाँ जो घास का मैदान पाया जाता है पम क्या, तो पंपास नामक एक घास का मैदान यहाँ पे पाया जाता है, पंपास। और ऑस्ट्रेलिया में इसके साथ साथ पैलेंस भी पाए जाते हैं, पैलेंस। पहले अब मान के चलिए यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड ना हो ऑस्ट्रेलिया हो तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के बारे में बता दिया जाए, वेल्ड, क्या नाम है? वेल्ड, वेल्ड, ठीक है। चारों हो गया आपको। चलिए आंसर मारिए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के सम्मिलित कीजिए, यानी सही की बात कर रहा है। बताइए सूची 1 और सूची 2 को दिया है, इसके बारे में दिया होगा ही, तो इसका बता देता हूं। इसका होना चाहिए 2, बी का 1, सी का 4th, क्या हो जाएगा? सी का 4th और डी का 3, बिल्कुल। अब आइए ऑप्शन ए मारिए, ए का 2, बी का 1, सी का 4th, डी का 3, बिल्कुल। ओटवा किसकी राजधानी है?
ओटवा, ओटवा किसकी राजधानी है? तो ओटवा जो है कनाडा की राजधानी है। किसकी? ओटवा, याद रखिएगा लोग, कनाडा की राजधानी है ओटवा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबेरा। क्या है ऑस्ट्रेलिया का? कैनबरा, कैनबेरा। ऑस्ट्रिया दो है, कंफ्यूज नहीं होना। वियना, वियना सम्मेलन याद रखिएगा आप लोग। और नीदरलैंड की आप बात बोले एम्स्टर्ड, कौन सा? एम्स्टर्ड, एम्स, नीदरलैंड की अगर मैं बात बोलूं तो एम्स्टर्ड, एम्स्टर्ड, एम्स्टर्डम। ये नीदर आंसर हो जाएगा आपका ही। चलिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा तो असम से होकर नहीं गुजरती है, बाकी ये सब से होकर गुजरती है। गुजरात, झारखंड और मिजोरम, ये तीनों से गुजरती है ये कर्क रेखा। असम गुजरने वाले के नाम और लिख दूं, लगभग 8 प्रदेश से गुजरती है, जिसमें गुजरात दिया है, झारखंड दिया है, मिजोरम दिया है, राजस्थान का नाम लिख लीजिएगा लोग, राजस्थान से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश भी लिख लीजिएगा लोग, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो 3 3 6 2 नाम और आप लोग को मिलेगा, त्रिपुरा से और पश्चिम बंगाल से। कौन सा? त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 8 राज्यों से निकलती है, असम से नहीं निकलती है। भारतीय संविधान के राज्य, नहीं डेली क्लास नहीं होगा, एक क्लास डेली नहीं होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? आप देखिए, आयरलैंड, आयरलैंड, इसको प्लीज रिप्लाई, डेली क्लास होगा बोल तो दिया, डेली क्लास नहीं होगा। आयरलैंड इसको कहाँ से लिया? लक्ष्मीकांत का अगर आप बुक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आयरलैंड इसको स्पेन से लिया गया, ठीक है ना। तो आयरलैंड ये किसमें है? आयरलैंड से लिया गया, भाग 4 में है आयरलैंड, भाग 4 में है। भाग 4 में अनुच्छेद अगर बात बोला जाए तो आर्टिकल जो इसका दिया गया है 36 से 51 के बीच में इस आर्टिकल को दिया गया है, ठीक है। उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य, एक उद्देश्य जो इसका होता है एक कल्याणकारी राज्य, ठीक है ना। अब कुछ और देख लिया जाए। ब्रिटेन, संसद के संसदीय प्रणाली, कानून, शासन की कैबिनेट। अमेरिका से मौलिक अधिकार, आप सभी को मालूम है, मौलिक अधिकार 12 से 35, 6 मौलिक अधिकार है। कनाडा से बता दीजिए, तो संघीय प्रणाली प्लस केंद्र की प्रधानता, संघीय प्रणाली प्लस केंद्र की प्रधानता। और ब्रिटेन तो हम लोग को संसदीय प्रणाली जो होती है वो ब्रिटेन से लिया गया है, कैबिनेट प्रणाली भी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? कौन से? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय प्रणाली की बात की गई थी, 1935 के तहत, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों जो है वो खरीफ फसल नहीं है। चावल, मक्का, कपास, ये तीनों जो है वो खरीफ फसल होते हैं। खरीफ फसल जून जुलाई में मानसून की शुरुआत के अनुसार ही ली जाती है, जून जुलाई। एक होता है रबी, अक्टूबर से नवंबर सर्दी की, और एक होता है जैद जो मार्च से और जून। अब आते हैं अक्टूबर से नवंबर, जो है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, ये क्या है? तो धान, मक्का वही। और ये क्या है आपको, कौन सा है तो बता दीजिए। कह रहा है खरीफ फसल नहीं है, तो ये खरीफ फसल है। और कह रहा है जैसे में सरसों
तो गेहूं, सरसों, ये सब जो होता है रवि फसल होता है। सरसों आप लोग गांव में रहेंगे तो पता चल जाएगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोड मुख्य रूप से किससे बनी है? ये आप लोग को ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। प्लेट विवर्तनिक थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं तो वहां भी आपको निकेल और आयरन से, निकेल और आयरन से बनी है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को जाना, नॉर्मल बॉरवेल को पूरे उसको पूरे वर्ल्ड में इनको जाना जाता है। और एम एस स्वामीनाथन को आपको भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है? 60 के दशक में HYD के बारे में इन्होंने बताया था और इनको भारत रत्न भी मिला है। बर्गिन क्रूज को आपको श्वेत क्रांति, दुग्ध से रिलेटेड श्वेत क्रांति, कौन सा? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो दूध से, आंसर है नॉर्मल बल्ब। पूरे विश्व स्तर पर हरित क्रांति। और ये कृषि मंत्री जिन्होंने नीति निर्माण की बात किया था, उस समय कृषि मंत्री थे जिन्होंने नीति निर्माण की बात किया था। आंसर हमारी अष्टाध्यायी लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पतंजलि, पन्नी, कालिदास या चाणक्य, कौन थे? तो अष्टाध्यायी का लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी का लेखक पन्निनी थे। कौन? ये इन्होंने था। राज्य एक आवश्यक बुराई है, कथन किससे संबंधित है? राज्य जो है एक आवश्यक बुराई है, ये कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन व्यक्तिवाद से संबंधित है। किससे? व्यक्तिवाद से, व्यक्तिवाद से संबंधित है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन व्यक्तिवाद से समर्थित है। राजनीतिक दर्शन एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, यह विचारा उस दर्शन से संबंधित है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि मानता है, राज्य की शक्ति को सीमित करने वाले की बात करता है। कथन का अर्थ होता है राज्य आवश्यक है ताकि समाज के व्यवस्था बनी रहे, लेकिन इसकी शक्ति क्या होती है? सीमित नहीं रहने चाहिए। बुराई क्यों है? क्योंकि राज्य जब अत्यधिक शक्तिशाली हो जाए तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारी को दबा सकता है। ठीक है ना? समाजवाद ये जो है राज्य के नियंत्रण में उत्पाद के लिए वितरण की है। मार्क्सवाद ये वर्गहीन समाज के लक्ष्य के अंत तक समाप्त होता है। व्यक्ति सर्वोपरि होता है। अराजकता है राज्य के पूर्ण विरोध की बात होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? क्वाड, कौन सा देश जो है वो क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण कोरिया जो है वो क्वाड का नहीं है और बाकी सब है क्वाड ग्रुप का है। कौन सा है? दक्षिण कोरिया नहीं है। इसका मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड का पूरा नाम होता है, इसमें दक्षिण कोरिया नहीं है। ठीक है? सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लागू? राइट टू इंफॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में अगर आपको सूचना लेना है तो उसके बारे में। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, इसमें भारत, दक्षिण, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अमेरिका भी है। एक नाम आप लोग जोड़ लेंगे क्वाड में, तो अमेरिका भी है, अमेरिका भी है। ठीक है ना? सूचना का अधिकार बताइए, सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार बताइए। अफसर तो 2005 में आया था, पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में अधिनियम पारित हुआ था 15 जून 2005। लागू होने की तिथि 12 अक्टूबर 2005। लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 से यह लागू हो गया था। 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया था। ठीक है? 2009 में फेडरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट पारित नहीं हुआ था, 2005 में हुआ था। 2009 में कोई RTI, 2013 में भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जब हमारी देश आजाद हो गया था उस वक्त के पहले तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम आप लोग सुने होंगे, यही थे। स्वतंत्र भारत के पहले यही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के गृह मंत्री थे। भारत के कानून मंत्री ये थे, विधि मंत्री ये गृह मंत्री थे। कौन थे? ये गृह मंत्री। ये जो
कानून मंत्री, विधि मंत्री, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सभी को मालूम है भारत के पहले राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति। आंसर हमारी इसी। संविधान सभा की प्रारूप समिति कौन थे, बताइए बताइए। एकदम ये सब क्वेश्चन तो एकदम मुंह पे रहता है, बताइए। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो चुनाव हार गए थे और उनको जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान में पूछा गया है। संविधान सभा की सबसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष यही थे। हमारा संविधान ना तो जटिल है और ना ही लचीला है, ना कठोर है ना लचीला है। 389 सदस्य, बाद में 299। 9 दिसंबर 1904 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और संविधान निर्माण 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो संविधान अनुच्छेद के प्रारूप क्या थे, अनुच्छेद के प्रारूप सहायता थे। इसी तरह इस टोटल 7 मेंबर इसमें थे। कितने? जवाहरलाल नेहरू संविधान की प्रस्तावना जैसी उद्देश्य को प्रस्तावना को पेश की थी, उन्हीं का नाम थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थाई अध्यक्ष थे, ये प्रस्तावना पेश किए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये राज्यों के एकीकरण के लिए जाना जाता है, लौह पुरुष के भी नाम। तो राज्य के एकीकरण, यूनिटी ऑफ के लिए इनको जाना जाता है। एकात्मक मान्यवाद का दर्शन किसने प्रतिपादित किया था, किसने किया था, बताइए। तो दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। महात्मा गांधी सर्वोदय और ट्रस्टशिप, सर्वोदय और ट्रस्टशिप, ये दीनदयाल। राजा राम मनोहर लोहिया सामाजिक न्याय, और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, ये संपूर्ण क्रांति, ये सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। ठीक है, आंसर मारिए बी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार के चुनाव से पहले अंतरिम सरकार के लियाकत अली खान का नाम आप लोग सुने होंगे, वही थे अंतरिम सरकार के जो वित्त मंत्री थे। लियाकत अली खान जो थे, उदय पंडित वही थे। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग की राजनीतिक दल के थे, अंतिम सरकार के वित्त मंत्री थे। 1946 से 47 के अंतरिम बजट इन्होंने ही प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। लियाकत जॉन मथाई ये स्वतंत्र भारत के दूसरे वित्त मंत्री, जगजीवन राम के बारे में आप लोग जानते हैं। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे और ये थे शिक्षा मंत्री। ये कौन थे? श्रम मंत्री, और ये थे शिक्षा मंत्री। कौन थे? शिक्षा मंत्री। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार के किस हिस्से में है? अभी इसके बारे में मैंने बताया, शिवालिक वाले बारे में अभी मैंने बता दिया। उत्तर से पश्चिम भाग के बारे में थे, उत्तर से पश्चिम भाग शिवालिक, उत्तर से पश्चिम भाग हिमालय की शिवालिक श्रेणियां ये अन्य बाहरी हिमालय स्थिति हिमालय के सबसे बाहरी और नवीनतम श्रृंखला थे, ठीक है ना। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में जो असहयोग आंदोलन थे उसके प्रमुख नेता कौन थे, बताइए। असहयोग आंदोलन के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम दोनों लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीकिन सिंह बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और स्वामी विद्यानंद, जयप्रकाश नारायण आप लोग सभी को मालूम है जयप्रकाश नारायण कौन थे। बाद में बिहार के मुख्यमंत्री स्वामी ने बिहार के समाज सुधारक, और जयप्रकाश नारायण एक छात्र नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी बहुत भूमिका थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गया अधिवेशन की अध्यक्षता तो चित्ररंजन दास का नाम आप लोग सुने होंगे। एक गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गया, और इस अध्यक्ष चित्ररंजन दास थे। गया वो बिहार से स्थान, गया जो अभी भी बिहार में। 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। 1922 में चौरा चोरी कांड के बाद गांधी जी का आंदोलन वापस ले लिए गए थे। समाजवादी गुट चित्ररंजन दास थे। मोतीलाल नेहरू संविधान के असहयोगी गुट थे। महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद, पूरा नाम चित्ररंजन दास थे, ठीक है। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के नेता थे जो 1952 में जेल में थे, अधिवेशन में शामिल नहीं थे। मोतीलाल नेहरू उस समाजवादी विचारधारा के
सहमत पर थे और सरदार वल्लभदेव उसे गुजरात कांग्रेस से जुड़े थे। आंसर है चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नहीं, चिल्का झील, उड़ीसा, लोनार, महाराष्ट्र, कोलेरू, बताइए कौन सा जो है वो नहीं है, बताइए। तो जो कोलूर है वो तमिलनाडु नहीं बल्कि वो आंध्र प्रदेश में है, तो यही नहीं है, ये जो है आंध्र प्रदेश में, बाकी सब सही है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां का नाम बताइए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी उसका निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और जमुना ये दोनों मिलकर इलाहाबाद प्रयागराज संगम, जिसका नाम पहले ही प्रयागराज था, उसको नाम बदल कर इलाही बख्श करते करते इलाहाबाद रख दिया गया। कृष्णा और कावेरी ये दोनों दक्षिण भारत में छोटे डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों मुहाना बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। भारतीय वनस्पति का सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति का सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। कहाँ पे है? सर्वेक्षण जो है वो स्थापना वर्ष 13 फरवरी 1980 को कोलकाता में, 13 फरवरी 1980 को कोलकाता में, ठीक है ना, वहीं पे स्थित है कोलकाता में। कोलकाता में स्थित है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक बताइए। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बताइए। आंसर अशोक, बिंदुसार, तो बृहद जो है ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक, स्थापना इसका जो है अगर इसका देखा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 321 ईसा पूर्व में इसकी किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 321 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। राजधानी इसका पाटलिपुत्र थे। प्रधानमंत्री इसका चाणक्य, कौटिल्य, और महान शासक जो थे वो अशोक महान थे। आश्वासन लगभग ये थे। और ये अंतिम से बृहद का पतन सुग वंश के उदय के स्थान पर हो गया था, ठीक है ना। सुग वंश के उदय के स्थान पर इसको हो गया था। अशोक महान शासक थे परंतु मौर्य समाज का नहीं थे। बिंदुसार अशोक के पिता, तीसरा सम्राट बने। वीर दशरथ अशोक का पौत्र थे। चलिए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सी धारा स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा धारा स्थित है, बताइए। बताइए आंसर जल्दी से दीजिए। जल्दी से दीजिए। सेशन कैसा लग रहा है थोड़ा सा बताते रहिए। तो पाल घाट कौन सा था? पाल घाट है। कौन सा है? पाल घाट का नाम सुने होंगे लोग। पाल घाट है। कौन सा? पाल घाट। कौन सा? ये पाल घाट का नाम सुने होंगे, वही है पाल घाट, ठीक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह का सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन, बताइए। 10 क्वेश्चन और है, हमें भी अगला क्लास के लिए भी बाजार समिति भी निकलना है तो। और चलिए अच्छा है तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए।
जल्दी से आंसर दीजिए। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। बिहार की सिक्की घास कला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है, जहां महिलाएं घास से सजावटी वस्तुएं और टोकरियां बनाती हैं? टोकरियां भी बनाती हैं, बता दीजिए लोग। तो मिथिला चले जाइएगा, मिथिला, कौन सा मिथिला जाइएगा तो पता लगेगा। अभी हमारे सर लोग मिथिला भी, सिक्की घास से बनी, कौन सा घास होता है वो? सिक्की घास, सिक्की घास से बनी होती है। मिथिला जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिक्की घास, कौन सा घास? सिक्की घास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 92। राजगिरी की पहाड़ियां जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, किस पर्वत श्रृंखला के पूर्वी विस्तार है? हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा या अरावली? बताइए किसकी है? तो ये अरावली का नाम सुने होंगे लोग, अरावली, कौन सा? अरावली। और राजगीर की पहाड़ियां स्थान नालंदा जिला बिहार में, पर्वत श्रेणी अरावली श्रृंखला, प्रमुख भैरवगिरी की पहाड़ियां विलुप्त। तो अरावली का नाम आप लोग सभी लोग सुने होंगे जरूर। राजगिरी के भौतिक महत्व, प्राकृतिक सुरक्षा, जलवायु, खनिज संपदा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अन्य विकल्प की अगर मैं बात करूं, हिमालय यह भारत की स्थित है, कोई पर्वत नहीं है, विंध्य यह मध्य भारत है, और सतपुड़ा यह महाराष्ट्र, कहाँ पे? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस शहर में सिल्क सिटी के रूप से जाना जाता है? तो भागलपुर का नाम आप लोग सुने होंगे, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। बहुतों बार ये एग्जाम में आप लोग से पूछा जा चुका है, बहुतों बार। सिल्क सिटी के बारे में बता दूं आपको, ऐसा क्वेश्चन है कि आपको बहुत बार आपसे पूछता है। भागलपुर स्थान बिहार उपनाम होता है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया इसको भी बोला जाता है। अच्छा, गया धार्मिक स्थल, बोध गया, पटना राजधानी है, और मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। कह रहा कांवर झील की पश्चिम अभ्यारण्य एशिया, इस सबसे बड़ी पानी का गोखुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? वैशाली, बेगूसराय? बताइए किस जिले में स्थित है? बताइए किस जिले में स्थित है, जल्दी से। बताइए आंसर जल्दी से बताइए। तो आप लोग को मालूम ही होगा, आप लोग अभी भी अगर गए होंगे बेगूसराय का नाम सुने होंगे लोग, बिल्कुल, बहुत खूब। बेगूसराय में ये हुई ना बात। बिहार में सौराठ सभा मेला किस प्रारंभिक प्रथा से जुड़ा है जो मिथिला क्षेत्र में आयोजित होता है? जो मिथिला क्षेत्र में, तो सामूहिक विवाह आयोजन, किससे? सामूहिक विवाह आयोजन से। मेरा विलेज में, ओके ओके रोशन, सामूहिक विवाह आयोजन से जुड़ा है। किससे? सामूहिक विवाह आयोजन से ही जुड़ा है, ठीक है, सामूहिक, ठीक है ना। सौरभ, सौराब मेला से परिचय है। जैसे पशु मेला आप लोग जाइएगा, हाजीपुर वगैरह। चलिए कर, बिहार के दियरा क्षेत्र के मुख्य विशेषता क्या है? जो बिहार के जो दियरा क्षेत्र है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? दियरा क्षेत्र, तो यह एक बाढ़ प्रणव नदी क्षेत्र है। क्या है? यह एक बाढ़ प्रणव नदी क्षेत्र है, बाढ़ प्रणव नदी क्षेत्र है। स्थान बिहार में गंगा नदी के दोनों किनारे के साथ फैला हुआ है। पटना, भोजपुर, सारण, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि सभी में क्या है? फैला हुआ है। सूखाग्रस्त क्षेत्र है बिहार के दियारा क्षेत्र, बाढ़ ग्रस्त है, सूखाग्रस्त नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र बिहार के दक्षिण भाग गया, नवादा, जमुई है। पहाड़ी क्षेत्र दियारा नहीं है। खनिज का समुद्री सेट विशेष ये भी नहीं। चलिए कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान पटना सचिवालय के गोलीकांड
शहीद हुए 7 छात्रों का नेतृत्व किसने किया था? जो आप देखे होंगे 7 शहीद हमेशा बना था, उसका नेतृत्व कौन किए थे? तो उमाकांत प्रसाद सिंह उसका नेतृत्व करने वाले का नाम है। उमाकांत प्रसाद घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुए थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, गांधी जी का नारा भी आप लोग सुने होंगे लोग। और उमाकांत प्रसाद राम सांचित छात्र थे, राजकुमार शुक्ल छात्र थे, और उमाकांत प्रसाद नेता और समूह थे। देवी शर्मा, रामेश्वर प्रसाद, जगदीश प्रसाद शर्मा और राजेंद्र सिंह ऐसे छात्र जो 7 नाम थे, वो नाम ऐसे ही थे। कह रहा बिहार में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कार्यानंद शर्मा 1937 के 39 में बाक्सत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कहाँ पे किया गया था बताइए? तो मुंगेर के बड़हिल ताल में किया गया था। और इसका नाम था, पूरा नाम था कार्यानंद शर्मा। जन्म जो था 1901 के जहानाबाद। मुख्य पहचान बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता। बाक्सत भूमि जमीन थे, जिसे जमीन को स्वयं पे खेती के लिए अपने नियमों को रखते थे। 1937 से 1939 में हुआ था। ठीक है, चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बिहार हेराल्ड, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार 1875 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा, गुरु प्रसाद सेन, मजरूल हक या हसन इमाम? हाँ बिल्कुल 4 ही ऑप्शन रहेंगे, बिल्कुल 4 ही ऑप्शन रहेंगे, बिल्कुल 4 ही ऑप्शन रहेंगे, घबराने की बात नहीं है, 4 ही ऑप्शन आपको रहेंगे। चलिए ठीक है, उसमें कोई, तो इसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। कौन से? सच्चिदानंद सिन्हा ने उसको किए थे। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बता भी दिए हैं। 10 नवंबर 1871 का मानिकपुर। सच्चिदानंद हेराल्ड, स्थापना वर्ष 1875। सच्चिदानंद सेन का अंग्रेजी था, स्थान था पटना बिहार। सामाजिक और राजनीतिक जागृति के माध्यम से था। गुरु प्रसाद बंगाल के प्रसिद्ध नेता थे। सिल्लू कुमारी प्रणाम, लास्ट में आप जुड़ रही हैं। ठीक है, मजरूल हक आप लोग को मालूम ही है। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रह कौन थी? बिहार में बताइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थी बताइए? बताइए कौन थे व्यक्तिगत? तो जयप्रकाश नारायण भारत के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित जो महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी प्रारंभ किए गए थे। बिहार में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही अगर इंडिविजुअल की बात बोला जाए तो जयप्रकाश नारायण थे। सरकारी 4 कब तक जागेगा? अच्छा ये मैं समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। सत्याग्रही स्थापना अगर इनका तिथि 1940 था, सत्याग्रही थे। और आपको बता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह उस समय नजरबंद थे, आंदोलन के प्रत्यक्ष भाग में ही नहीं थे। श्री कृष्ण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, सत्याग्रही नहीं थे। और अच्छा गिरीश बोल रहे हैं TRE 4। अच्छा ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा ये बिहार कांग्रेस के अग्रणी नेता थे, पर आंदोलन का नेतृत्व नहीं किए थे। जयप्रकाश नारायण पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रिटिश नीति के विरोध करने वाले थे। लेट जुड़े ग्रीस 3 बजे बात करते हैं आप लोग। सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा लोग। मुझे निकलना है क्योंकि मेरा 12 बजे से क्लास बाजार समिति में है। चलिए थैंक यू सो मच। ये 2 घंटा तक डिस्कशन चलेगा ही चलेगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर मंडे को AEDO के लिए। ठीक है, थैंक यू सो